इस पर्टिकुलर कोड को जब लाइव किया जाता है, जिसके अंदर करीब करीब 2596 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, इन सब अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर करीबन 14,000 से ज्यादा अलग अलग कीवर्ड यूज किए गए हैं। गूगल क्या क्या यूज करता है किसी कंटेंट को रैंक करने के लिए, ये कुछ हद तक गूगल का ही रैंकिंग और ऑफिशियल डॉक है जो बाय मिस्टेक लीक हो चुका है। मैं जितने भी चेंजेस करूंगा इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर, गूगल सबकी हिस्ट्री को मेंटेन करता है। आपको क्या लगता है इसमें से कितनी चीजें ट्रू है? 13 मार्च को डायरेक्टली गिटहब के अंदर एक कोड को पब्लिक किया जाता है, जो कि एक यूजर है कॉल्ड योशी कोड बॉट। नाम से लग रहा है कि एक बॉट है। और इस पर्टिकुलर कोड को जब लाइव किया जाता है, जिसके अंदर करीब करीब 2596 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं और रफली 14,014 के आसपास अलग अलग कीवर्ड्स हैं। और माना जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कोड है वो कहीं ना कहीं गूगल से लिंक्ड है। गूगल का सर्च इंजन का बेस कोड है, जिसके बेसिस पे गूगल का सर्च इंजन काम करता है। अगर आसान से शब्दों में बताऊं तो ये गूगल का वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से गूगल का कंप्लीट सर्च इंजन किसी भी ब्लॉग पोस्ट और पेजेस को रैंक करता है। और जब ये डेटा दो एसईओ एक्सपर्ट, जिसके अंदर एक है रैंड फिश्किन जिन्होंने मॉस के एसईओ टूल को डिजाइन किया, दूसरे स्पार्क टोरो, इनके भी खुद की ही ऐसी टाइप की एक कंपनी है, जब इनके साथ इन दोनों चीजों को शेयर किया जाता है और जब इसको डीप डाइव करके स्टडी करते हैं तो उनसे भी एक कंफर्मेशन निकल के आता है कि ये कहीं ना कहीं गूगल का सर्च इंजन रैंकिंग मैकेनिज्म ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी लिंक्स जुड़ी हुई है जहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको गूगल के उसी प्राइवेट डेटाबेस के अंदर आपको नेविगेट करता है, जिसके लिए आपको गूगल के क्रेडेंशियल की जरूरत है अगर आप उसके एम्प्लॉय है। दैट मींस कि ये भी कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि ये कुछ हद तक गूगल का ही रैंकिंग और ऑफिशियल डॉक है जो बाय मिस्टेक लीक हो चुका है। तो एग्जैक्टली अभी इस कोड को अगर आप रीड करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितने भी एसईओ एक्सपर्ट ने इसको कोड को रीड करने के बाद में ये फिगर आउट किया है कि इसके अंदर जो कि करीब करीब 2600 के आसपास, 2596 के आसपास अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स का मतलब क्या कि गूगल क्या इस चीज के हिसाब से रैंक करता है तो उसका एक अलग से कोड लिखा गया है, क्या ऐसे करता है अलग से कोड लिखा गया, तो इसको कहते हैं अलग अलग सिग्नल्स। तो इस टाइप के सिग्नल्स हैं। सिमिलरली इन सब अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर करीबन 14,000 से ज्यादा अलग अलग कीवर्ड यूज किए गए, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गूगल क्या क्या यूज करता है किसी कंटेंट को रैंक करने के लिए। तो इसी चीज को स्टडी करने के बाद सिंपलीफाई किया गया है। उसमें से ऐसे 11 पॉइंटर्स जो आपको जानने होंगे, जो कि कहीं ना कहीं प्रूव करते हैं कि इस चैनल पर आज तक हमने जितना भी कंटेंट विद केस स्टडीज बनाया है वो कहीं ना कहीं उसी पॉइंटर्स पर रिलाइड है जो ये सारे के सारे पॉइंटर्स क्लेम करते हैं। और द इंटरेस्टिंग चीज, इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंटर्स निकल के आते हैं जिसको मैंने पहले कभी अज्यूम नहीं किया था और जो बहुत ही सरप्राइजिंग भी हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वैसे ही 11 से ज्यादा पॉइंटर्स जो इसका एक बेस समरी है वो लेके आया और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपका ब्लॉग कैसे रैंक करता है और एटलीस्ट लोग इस पर्टिकुलर कोड को रीड करने के बाद क्या फिगर आउट कर चुके हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास फ्रॉम bloggingos.com। अगर आपको ऐसी एसईओ ब्लॉगिंग एफिलिएट में इंटरेस्ट है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन इस कोड के थ्रू पता लगी है, इसके अकॉर्डिंगली इसके में जो भी कंटेंट और रैंकिंग सिग्नल पाया गया है वो अंटिल मार्च तक वैलिड है। दैट मींस कहीं ना कहीं ये गूगल से रिलेटेबल है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, रफली 2596 के आसपास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग एपीआईज के मॉड्यूल्स हैं और उसके अंदर अलग अलग 14,000 से ज्यादा कीवर्ड्स को यूज किया गया है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ आप ये पता लग पाएंगे कि भाई इसकी वजह से रैंक कर रहा है, लेकिन किसको गूगल ज्यादा वेटेज देता है, क्या ये फैक्टर पे आपको ज्यादा काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये तो इसकी बेस चीज है। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंटर्स कि ये 11 पॉइंटर्स इससे क्या निकल के आए हैं। तो उसमें से जो समरी के अंदर निकल के आता है, सबसे पहले कि गूगल किस साइट को डीमोटिवेट करता है या फिर डी रैंक करता है। अगर आपका ब्लॉग रैंक कर रहा है तो कौन कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका ब्लॉग डी रैंक करता है, उसके अंदर कुछ पॉइंटर्स निकल के आते हैं। सबसे पहले, अगर आप आपकी साइट से बैकलिंक देते हैं किसी अदर वेबसाइट को, लेकिन जो कीवर्ड आपकी साइट पे आप यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपने ब्लॉगिंग का कीवर्ड यूज किया, लेकिन जो सामने वाली वेबसाइट है वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं है, वो किसी हेल्थ और फिटनेस की किसी और तरीके की है, तो ये इररिलेवेंट लिंकिंग होगी। अगर आपकी साइट पे ऐसी बैकलिंक है तो आपकी साइट डी रैंक हो सकती है। दूसरा, आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। जैसे आप गूगल में जाते हैं, आप टाइप करते हैं हाउ टू स्टार्ट। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे मैं कीवर्ड सर्च करता हूं, मुझे ये कंटेंट दिखता है। अगर मैं इस कंटेंट को क्लिक करता हूं तो ये जो सर्फ
इंजन के अंदर है, सर्च इंजन के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं उस पे कौन क्लिक कर रहा है, इसके बाद यहां पर आने के बाद में यूजर क्या कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो वापस जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स गूगल ट्रैक करता है। अगर आपकी साइट पे यूजर्स क्लिक करके जाने के बाद वापस आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी साइट डी रैंक हो सकती है। तीसरा, अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू के ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसको कंटिन्यूअस अपडेट करना जरूरी है, अदरवाइज उन कंटेंट की वजह से, आउटडेटेड कंटेंट की वजह से भी आपका ब्लॉग या फिर वो पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट डी रैंक हो सकता है। तीसरा, लोकेशन के हिसाब से भी अगर आपका कंटेंट किसी एक एरिया के अंदर रैंक कर रहा है लेकिन वही कंटेंट अगर एरिया स्पेसिफिक नहीं है तो उस एरिया और लोकेशन के अंदर वो रैंक नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए, जब आप ऐसा कीवर्ड टारगेट करते हैं जिसकी रेलेवेंस सिर्फ इंडिया के अंदर है तो कोई भी बंदा यूएसए से सर्च नहीं करता तो गूगल यहां पर रैंक नहीं करता है। अगर बाय डिफॉल्ट रैंक हो भी जाता है, लोग उसको क्लिक नहीं करते तो वो डी रैंक हो जाएगा। दैट इज अनदर पार्ट। नेक्स्ट वन इज एग्जैक्ट मैच डोमेन। ये सरप्राइजिंग लगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के मैच के हिसाब से एक डोमेन लेंगे और हमारी साइट रैंक करेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एडवर्स इंपैक्ट लेके आ रहा है आपकी साइट को लेकर के। कि अगर आपको लगता है कि मैं एक माइक्रो निश बनाऊं, एग्जैक्ट मैच का एक डोमेन उठाऊं, वो रैंक करेगा, तो ये कहीं ना कहीं डी रैंकिंग का सिग्नल है। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, जब भी रैंड फिश्किन और इन्होंने इस पर रिसर्च किया तो उनको ये फिगर्ड आउट हुआ, जो कि आपको मैं गाइड दे दूंगा। यहां पे आपको ये सारे पॉइंटर्स कुछ कुछ मिल जाएंगे। ओके, तो दिस इज अनदर पॉइंटर्स। और लास्ट वन, अगर आपकी साइट पे आप एडल्ट कंटेंट लिखते हैं विच इज अगेंस्ट गूगल गाइडलाइन, तो उस केस में भी आपकी साइट डी रैंक हो सकती है। तो ये वही बेसिक पॉइंटर्स है जो आज तक हम चैनल पर डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई सरप्राइजिंग नहीं लगा। लेट्स गो टू द नंबर 2 पॉइंट, और वो गाइस चेंज इन हिस्ट्री। ये एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई है। गूगल क्या करता है, मान लीजिए कि आपका ये ब्लॉग पोस्ट है जो आपने अभी लिखा है, राइट। टेक एन एग्जांपल कि मैं इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं और इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को मैं ओपन करता हूं। आज के बाद मैं जितने भी चेंजेस करूंगा इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर, गूगल सबकी हिस्ट्री को मेंटेन करता है। इवन तो आपने कीवर्ड भी यहां पे चेंज किया है, अगर आपका ये कंटेंट गूगल में इंडेक्स हुआ तो गूगल को पता है कि आपने लास्ट टाइम इस कंटेंट में क्या लिखा था और अभी आपने क्या चेंजेस किया है। तो आपके कंटेंट की अब तक की सारी हिस्ट्री एक ब्लॉग पोस्ट की उसके पास रहती है। लेकिन जब आप यूआरएल की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर यूआरएल में जो भी बैकलिंक में आप चेंजेस करते हैं या फिर लिंक मैनेजमेंट में चेंज करते हैं, उसमें सिर्फ 520 लिंक्स का रिकॉर्ड गूगल रखता है, उससे आगे का नहीं। दैट मींस कि आपके कंटेंट में अभी मैंने यहां पे जिसको बैकलिंक देकर रखा है, मेरे खुद को दे रखा है, तो इट विल रिकॉर्ड। नेक्स्ट टाइम मैं कोई दूसरी बैकलिंक ऐड करूंगा तो वो रिकॉर्ड भी रखेगा। लेकिन इस तरीके से मैं 21 टाइम्स चेंजेस कर देता हूं तो इससे पुराने वाले रिकॉर्ड्स गूगल होल्ड नहीं करता है। सिर्फ कंटेंट में चेंज होगा तो वो परमानेंटली स्टोर करके रखेगा। लेकिन अगर आप बैकलिंक्स और लिंक्स मैनेजमेंट को लेकर के कोई भी चेंजेस करते हैं किसी यूआरएल के अंदर, तो लास्ट 20 रिकॉर्ड्स वो सेव करेगा। तो दैट इज अनदर सरप्राइजिंग पार्ट। लेट्स गो टू द नंबर 3, वो है गाइस बैकलिंक मैटर्स। जी हां, अगर आपको पता होगा कि मॉज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मॉज ने एक टूल इंट्रोड्यूस किया था जहां से आपको पता लगता है कि हमारी साइट की डोमेन ऑथोरिटी क्या है, पेज ऑथोरिटी क्या है, राइट। तो उससे पहले गूगल का एक टूल हुआ करता था जहां पर उसको बोलते थे पेज रैंक। वहां पर गूगल नंबर देता था कि मैं इस साइट को 10 में से 10 रेट करूंगा तो ये टॉप में रैंक करेगा। तो वो नंबर अभी भी गूगल के पास एग्जिस्ट करता है। गूगल हर साइट को रेट करता है और अकॉर्डिंगली रैंक करता है, और उसके अंदर बैकलिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले से प्रूवन है कि जितनी पावरफुल बैकलिंक आपकी साइट पे होगी उतनी आपकी साइट रैंक करेगी। तो दैट इज ऑल्सो प्रूव्ड फ्रॉम दिस कोड। अगर ये कोड सही में गूगल का रिलायड कोड है, गूगल का ही कोड है, गूगल का ऑफिशियल रैंकिंग सिग्नल वाला कोड है, तो अल्टीमेटली ये भी प्रूव होता है कि बैकलिंक मैटर करता है। दैट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, विच इज कंटेंट के अंदर हम जैसे लोग बहुत बार क्या टारगेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ज्यादा कंटेंट रैंक करेगा। दैट इज ट्रू। हम क्या करते हैं कि मोस्टली कंटेंट लिखते हैं, हम ट्राई करते हैं कि कंटेंट की लेंथ को बढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये स्टडी पहले भी प्रूव्ड हो चुकी है। अगर आपका कंटेंट मिनिमम 1800 वर्ड का है तो आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स के लिए रैंक करेगा। अगर आप उठा के देख लें, आपका जो भी टॉप 10 ब्लॉग पोस्ट होगा वो एक नहीं, एक से ज्यादा कीवर्ड्स के लिए रैंक करता है। तो जब भी आप ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, ज्यादा कीवर्ड इंक्लूड करते हैं, आपका वही कंटेंट अलग अलग कीवर्ड के लिए रैंक करता है, तो आपकी पोजीशन बरकरार रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे कुछ कंटेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक कर जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद डी रैंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसी एक कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं, लेकिन उसके रिलेटेबल कीवर्ड के लिए नहीं। तो आपको इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग वेरिएशन, जिसको हम बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड, अलग अलग वेरिएशंस के कीवर्ड को ऐड करना है, जिससे आपका कंटेंट अलग अलग कीवर्ड के लिए अगर रैंक करेगा तो वो किसी भी प्राइमरी कीवर्ड के लिए अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा। दैट इज व्हाट इट प्रूव्स कि मल्टीपल कीवर्ड्स अगर कंटेंट के अंदर हैं तो आपका कंटेंट एक जगह पे बना रहेगा और वो कंटिन्यूअस रैंक होता रहेगा।
लेट्स गो टू द नंबर 5, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई, वो है स्मॉल साइट्स। तो इसमें एक मॉड्यूल है जिसका नाम है स्मॉल पर्सनल साइट, जहां पर स्पेसिफिकली एड्रेस किया गया है कि गूगल स्मॉल वेबसाइट, जो नई वेबसाइट होता है उसको अलग नजरिए से देखता है एज कंपेयर टू द ओल्ड वन। और यही वो वजह है जिसकी वजह से नई वेबसाइट्स रैंक नहीं करती है, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है कि हमें रिजल्ट्स इंस्टेंट नहीं आते, टेक्स लिटिल बिट टाइम। तभी बोलते हैं कि ब्लॉगिंग में अगर आप आए हो, नए ब्लॉग्स आप बना रहे हो, तो इट टेक्स लिटिल बिट टाइम टू रैंक। तो यही चीज यहां पे प्रूव होती है, और इसके लिए एक अलग से मॉड्यूल, जैसे मैंने बोला इनके पास 2500 से ज्यादा मॉड्यूल्स डिस्क्लोज हुआ, उसमें एक मॉड्यूल का नाम है स्मॉल पर्सनल साइट, जहां पर स्पेसिफिकली स्मॉल साइट को लेकर के कुछ रैंकिंग सिग्नल्स को डिजाइन किया गया है कि इनको धीरे से रैंक करना, इनको इस तरीके से रैंक करना है, इसके कंटेंट पे डायरेक्टली इजीली ट्रस्ट नहीं करना है। तो जितनी साइट पे ट्रस्ट आता जाएगा वैसे वैसे साइट आपकी रैंक होगी, ना कि इंस्टेंटली रैंक होगी। दैट इज अनदर वे टू प्रूव। नेक्स्ट वन गाइस, ये वेल प्रूवन है कि अगर आपका कंटेंट फ्रेश है तो गूगल उसको जल्दी से रैंक करेगा। और इसके लिए गूगल क्या कर रहा है, इसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। उसमें एक मॉड्यूल है डेट के नाम से मॉड्यूल, जिसमें गूगल आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर कब कंटेंट पब्लिश किया गया उसकी डेट को भी जज करता है। सिमिलरली आपका जो यूआरएल है, उस यूआरएल में जैसे हम अगर ब्लॉगर पे लिखते हैं तो वहां पे भी डेट और टाइम होता है, उसकी बेसिस पे भी उस कंटेंट को रैंक करता है। तो बहुत सारे डेट के मैट्रिसेस को गूगल चेक करता है, ये फिगर आउट करने के लिए कंटेंट कब लिखा गया था, कब अपडेट किया था, इसके हिसाब से उस कंटेंट को फ्रेश कंसीडर करके वो रैंक करता है, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके कि गूगल फ्रेश कंटेंट को ज्यादा वेटेज देता है एज कंपेयर टू द ओल्ड कंटेंट। तो ये भी मुझे कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगा, बट दिस हैज बीन प्रूव्ड कि भाई ये रैंकिंग सिग्नल है। नाउ नंबर 7 इज पेज टाइटल मैटर्स विथ सर्च क्वेरी। जब भी मैंने यहां पे सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और जब मैं सर्च करता हूं तो यहां पर टाइटल में क्या आपने कीवर्ड को इंक्लूड किया है, गूगल के लिए मैटर करता है उस कीवर्ड के लिए रैंक करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं मोस्टली जो कीवर्ड्स होते हैं वो टाइटल में होते हैं, और वैसे ही 10 में से 7 से 8 ब्लॉग पोस्ट वही होते हैं जहां पर एग्जैक्ट कीवर्ड को यूज किया जाता है। तो आपको टाइटल में कीवर्ड को यूज करना है, चाहे सेम यूज करो या फिर लिटिल बिट वेरिएशन के साथ में, लेकिन वो कीवर्ड्स वहां पर होना चाहिए। एग्जैक्ट कीवर्ड की जरूरत नहीं है, जैसे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग की बजाय हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, विच इज अगेन कवरिंग दैट कीवर्ड, लेकिन अलग अलग वेरिएशन के साथ में, लेकिन आपके टाइटल में वो कीवर्ड होना चाहिए। दैट इज बीन प्रूव्ड। लेट्स गो टू द नंबर 8 पॉइंट, और वो है, ये सबसे सरप्राइजिंग लगा, क्रोम डेटा गूगल के लिए मैटर करता है। दैट मींस कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को, किसी कीवर्ड को कोई यूजर क्रोम के अंदर यूज करता है, क्रोम के अंदर ब्राउज करता है, जैसे अलग अलग ब्राउजर होते हैं राइट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज का एक ब्राउजर है, ब्रेव एक ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। तो गूगल क्रोम गूगल का ब्राउजर है। तो जब भी कोई बंदा आपके कीवर्ड को गूगल में सर्च करता है, आपके कंटेंट को क्लिक करता है, तो सारा डेटा क्रोम के अंदर ट्रैक होता है। तो जितना आपका ज्यादा कंटेंट क्रोम के थ्रू ब्राउज होगा, उतना आपको ज्यादा रैंकिंग मिलेगा एज कंपेयर टू आपको ज्यादा कंटेंट अगर कोई बंदा किसी अदर ब्राउजर में यूज करे। दैट मींस कि क्रोम के डेटा को गूगल यूज करता है एज अ रैंकिंग सिग्नल, कि जहां पर यूजर के एंगेजमेंट को वो एज अ डेटा लेता है और समझता है कि भाई इसको मुझे रैंक करना है नहीं करना है। तो आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा अगर क्रोम ब्राउजर में ब्राउज किया जाएगा तो उसके रैंकिंग के चांसेस ज्यादा, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, यूजर के कंट्रोल में है। बट फ्रॉम द रैंकिंग पर्सपेक्टिव, यस गूगल क्रोम के डेटा को यूज करता है, जिसको गूगल पहले डिनाई कर चुका था। लोगों ने पूछा भी था क्या भाई क्रोम के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो कोई रैंकिंग सिग्नल या फिर गूगल क्रोम के डेटा को यूज करता है, गूगल ने डिनाई किया था। बट फ्रॉम दिस लीक इट इज बीन प्रूव्ड कि जी हां ऐसा ही काम करता है और क्रोम का डेटा को भी यूज करता है। देखिए मैं यहां पे गारंटी से नहीं कह सकता, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दिस डेटा जो कि यहां पे पब्लिक हुआ है, उसकी बेसिस पे जिन लोगों ने एनालिसिस किया है। मैं सिर्फ आपको वो पॉइंटर्स बता रहा हूं, उससे हम ये समझने की ट्राई कर रहे हैं कि अब तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एसईओ करेक्ट है या नहीं है, जो कि सरप्राइजिंग लगा। नंबर 8। नंबर 9 गाइस, साइट की ऑथोरिटी। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक विंस अपडेट आया था 2017 में। इसमें गूगल ने डिसाइड किया था कि जो साइट ऑलरेडी मार्केट में है, जिसका EEAT बहुत ही अच्छा है, ईट बहुत अच्छा है, हम उसको टॉप में रैंक करेंगे या फिर ज्यादा वेटेज देंगे। तभी आपने देखा होगा कि पुरानी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा भी नहीं हो तब भी वो रैंक कर जाता है एज कंपेयर टू योर न्यू वेबसाइट, जिसका कंटेंट आपने कितना ही बेटर ही क्यों ना लिखा हो। क्योंकि गूगल ओल्ड वेबसाइट पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। तभी ब्लॉगिंग का गेम लॉन्ग टर्म गेम होता है, जहां पे आपको मिनिमम 6-7 महीने काम करना होता है, तब कहीं जाकर के आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये डेटा ऑलरेडी प्रूवन था, लेकिन अब यहां पे स्टैंप लग चुका है कि गूगल के लिए साइट की ऑथोरिटी मैटर करती है। नंबर 10 विच इज नेव बूस्ट के नाम से इसका एक एल्गोरिथम मैकेनिज्म है। इसमें गूगल क्या करता है कि ये जो CTR का फंडा, ड्वेल टाइम का फंडा बहुत ही मैटर करता है। देखिए सबके डिटेल वीडियो जो हम बना चुके हैं उसके लिंक मैं दे दूंगा अगर आपको जानना है।
बट सी हियर इसका मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए ये मैंने कंटेंट यहां पे सर्च किया कीवर्ड, ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, मैं इस ब्लॉग पोस्ट को क्लिक करके उस पर्टिकुलर साइट पे जाता हूं, जाने के बाद मैं यहां पे कितना टाइम स्पेंड करता हूं, ये कहलाता है ड्वेल टाइम। तो ये गूगल के लिए मैटर करता है कि इस ब्लॉग की वेटेज देना, उसको रैंक करना नहीं करना। सिमिलरली यहां पर 10 ब्लॉग पोस्ट है, इसमें से आप किसको क्लिक कर रहे हैं, ये कहलाता है क्लिक थ्रू रेट। कितनी बार कंटेंट को दिखाया गया, 100 बार दिखाया गया, उसमें से 5 बार लोगों ने क्लिक किया, तो इसका क्लिक थ्रू रेट हो गया 5%। तो जिसका ज्यादा CTR होगा वो कंटेंट टॉप में रैंक करेगा। जिस कंटेंट पे ज्यादा लोग टाइम स्पेंड करेंगे वो कंटेंट गूगल में रैंक करेगा। और इसके लिए उनका कुछ नेव बूस्ट के नाम से एक अलग एल्गोरिथम है जो ये क्लिक डेटा को भी मॉनिटर करके रैंक करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं रैंकिंग सिग्नल है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट गाइस, ये मुझे सरप्राइजिंग लगा कि गूगल का जो फिगर्ड आउट होकर आता है उसके अकॉर्डिंगली जो हम टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं या फिर हमारे किसी ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं, अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने मस्ट रीड गाइड को यहां पर एक बोल्ड में रखा हुआ है। सिमिलरली मेरे पुराने बहुत सारे कंटेंट है जहां पे मैं कंटेंट को बोल्ड करता था, ये कंसीडर करने के लिए कि भाई गूगल इस पे स्पेशल अटेंशन देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ऐसा कोई कंटेंट मुझे दिखता है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस कंटेंट को ओपन करता हूं, यू कैन सी यहां पर डायरेक्टली मैंने कंटेंट को बोल्ड कर रखा है, क्योंकि मेरा एजम्पशन था ये पहले से ही कि शायद इस तरीके की चीजें गूगल नोटिस करता होगा कि ये मेरा कीवर्ड है या फिर ये मेरा डेटा है, तो शायद गूगल उसको वेटेज देता होगा। जैसे ईट बनाने के लिए मैंने कीर्ति श्वास के कीवर्ड को यहां पे यूज किया, 5.1 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड को यूज किया, ये यूजर को भी अट्रैक्टिव लगता है और मुझे लगता था कि गूगल भी शायद ऐसे बोल्ड फॉन्ट को, अलग टाइप के फॉन्ट को एज अ कीवर्ड कंसीडर करके रैंक करेगा। जो मेरा एजम्पशन था, इसको मैं पहले बहुत ज्यादा यूज करता था, पर मुझे बाद में लगा कि शायद ये फैक्टर नहीं है, मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद से मुझे फिर से नजर आता है कि भाई गूगल के लिए मैटर करता है कि आप कौन से फॉन्ट साइज को यूज करते हो, बड़ा करके यूज करते हो, छोटा करके यूज करते हो। सिमिलरली एंकर टेक्स्ट, जो एंकर टेक्स्ट आप यूज करते हो उसका भी फॉन्ट साइज मैटर करता है, इवन उसका भी पर्टिकुलर लिंकिंग है, आपने किसके साथ लिंक किया है, क्या टेक्स्ट वहां पे यूज किया है, ये भी मैटर करता है। तो ये वो 11 से ज्यादा सिग्नल्स है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, जो शायद आप तक पता होने चाहिए थे, जो शायद मुझे आपको शेयर करना था, जो कि मैं यहां पे डिटेल में बता चुका हूं। आपको क्या लगता है इसमें से कितनी चीजें ट्रू है? क्या ये वास्तव में गूगल का ऑफिशियल डॉक ही है? और अगर यही सारे रैंकिंग सिग्नल हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको कौन सा लगता है कि इसमें से कौन सा गूगल का मोस्ट हेवी वेटेड रैंकिंग सिग्नल है? क्योंकि इस समय यह तो पता चला है कि गूगल ये सारी चीजें प्रेफर करता है, लेकिन किसको ज्यादा वेटेज देता है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, और क्योंकि ये किसी को पता भी अभी तक लग नहीं पाया। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ, इसमें से कौन सा डेटा गूगल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली CTR का फंडा क्या है, ये ड्वेल टाइम क्या है, तो आप अभी जाकर के इस वीडियो को जाके देख सकते हैं।